अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लॉ गेट सिलेबस में आज हम करने वाले हैं क्यूएसओ। और उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मेरा गला ख़राब है लेकिन आपको पढ़ाना भी ज़रूरी था, तो अगर कोई गलती कोताही हो जाती है तो उसको अवॉइड कीजिएगा, निगलेक्ट कीजिएगा। क्यूएसओ सिलेबस में आज हम आर्टिकल नंबर 5 एंड 6 करने वाले हैं चैप्टर 2 का। और क्योंकि ये सारे का सारा बेरेक्ट ही हमारे सिलेबस का हिस्सा है तो हमने इसको थॉरली करना है। हम इसको छोड़ छोड़ के नहीं कर सकते क्योंकि ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। मैंने आपको पहले ही बताया था, तो ये हमारी मजबूरी भी है, हमारे लिए ज़रूरी भी है कि हमें इसको थोड़ा और थॉरली कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना पड़ता है, वरना हमारा जो टेस्ट है वो अच्छे तरीके से अटैम्प्ट नहीं हो पाता। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं 3 और 4 आर्टिकल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि हमारे जो प्रीवियस आर्टिकल हैं वो रिवाइज हो जाए और हमें याद आ जाए कि हमने प्रीवियसली क्या पढ़ा था और जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो प्रीवियस के साथ कैसे रिलेटेड है। आर्टिकल नंबर 3, जिसमें हमसे पूछा गया था कि कौन गवाही दे सकता है, और आगे ही हमें जवाब मिल गया था कि तमाम अशख़ास गवाही दे सकते हैं लेकिन उसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो उन चंद एक्सेप्शन में सबसे पहले तो हमें ये बता दिया गया था कि जो भी शख्स सवाल को समझ सकता है, उसका अक्ली जवाब दे सकता है, वो टेस्टिफाई के काबिल है। चाहे वो बच्चा है, चाहे वो मखबूतुल हवास शख्स है, या कोई ऐसा शख्स है जिसका हमें लगता है कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है टेस्टिफाई के लिए, लेकिन अगर वो क्वेश्चन को समझ सकता है, उसका अक्ली जवाब दे सकता है, जिसके लिए रेशनल आंसर्स का वर्ड यूज़ हुआ है। अगर कोई भी शख्स इन पॉइंट पे पूरा उतरता है तब वो गवाही दे सकता है। इसके अलावा कोई ऐसा शख्स जिसको अदालत ने मना किया हो या वो अदालत की तरफ से सज़ा याफ्ता हो पर्जरी या फॉल्स एविडेंस के केस में, लेकिन अगर अदालत सेटिस्फाई हो जाए कि इसने अपना रास्ता ठीक कर लिया है एंड ही रिपेंटेड, तो फिर वो गवाही देने का अहल होगा। एंड वन मोर थिंग कि जो भी अहलियत है गवाहों की वो कौन डिसाइड करती है, तो वो कॉम्पिटेंट कोर्ट डिसाइड करती है। आर्टिकल नंबर 3 में मेन पॉइंट यही है। आर्टिकल नंबर 4 आर्टिकल नंबर 3 की एक्सेप्शन है जजेस एंड मजिस्ट्रेट के मुतालिक है। और पहले हमें ये कहा गया है कि कोई भी मजिस्ट्रेट या जज को मजबूर नहीं किया जा सकता, फोर्स नहीं किया जा सकता किसी भी मामले में गवाही देने के लिए। लेकिन अगर किसी ऐसी कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है जिसके वो सब ऑर्डिनेट है जज या मजिस्ट्रेट, तो फिर उसका काम है, उसका फ़र्ज़ है कि वो जाके गवाही दे। या कोई ऐसा वाक़या आ जाता है जो कि उसके सामने परफॉर्म हुआ हो और उसकी गवाही उसमें इम्पॉर्टेंट हो, तब भी वो गवाही देने का अहल होगा। आम सर्कमस्टेंसेस में नहीं है बट एक्सेप्शनल केसेस में है। आर्टिकल नंबर 4 का एक्चुअल कंसेप्ट यही है और इसके बाद इसकी इलस्ट्रेशंस हैं, वो मैंने आपको काफ़ी क्लियरली करवाई हुई हैं, तो दोबारा से नहीं करवाऊंगी, वो आप खुद करेंगे। आर्टिकल नंबर 5, कम्युनिकेशंस ड्यूरिंग मैरिज। सबसे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू है आर्टिकल नंबर 5 का, उसके बाद हम इसको रीड आउट करेंगे विद ट्रांसलेशन। आर्टिकल नंबर 5 हमें कहता है कि कोई भी ऐसा शख्स जो शादीशुदा है, शादीशुदा हो चुका है या अब शादीशुदा नहीं रहा है, उसके और उसके पार्टनर के दरमियान कोई भी बात जो कि उनकी शादी के दौरान हुई, शादी जो पीरियड है उसके दौरान हुई, ना तो उसको मजबूर किया जा सकता है वो कम्युनिकेशन बताने का, बातचीत बताने का, और ना ही उसको इजाज़त दी जाएगी वो कम्युनिकेशन बताने की या वो बातचीत बताने की। इसके बाद 2 एक्सेप्शंस हैं इस आर्टिकल की। पहली में ये बताया गया है कि अगर वो शख्स खुद इजाज़त दे दे या कोई उसका रिप्रेजेंटेटिव इजाज़त दे दे तो उसकी रजामंदी के साथ जो कम्युनिकेशन है वो डिस्क्लोज़ हो जाएंगी, ये आर्टिकल वहाँ पे लागू नहीं होगा। और दूसरी में या तो शौहर ने बीवी को या बीवी ने शौहर को, किसी भी पार्टनर ने अगर अपने दूसरे पार्टनर को सू किया हुआ है किसी जुर्म में, तब भी एक्सेप्शन होगी और ये जो आर्टिकल है ये उस पर अप्लाई नहीं होगा। नो पर्सन, कोई शख्स हु इज़ जो है और हैज़ बिन या रह चुका है मैरिड शादीशुदा, शैल बी किया जाएगा कंपेल्ड मजबूर टू डिस्क्लोज बताने के लिए एनी कम्युनिकेशन कोई बातचीत मेड टू हिम जो की गई हो ड्यूरिंग मैरिज शादी के दौरान बाय एनी पर्सन किसी भी शख्स से टू होम जिससे ही इज़ वो है और हैज़ बिन या हो चुका है मैरिड शादीशुदा। इन लाइंस में हमें ये बताया गया है कि कोई भी शख्स जो शादीशुदा है, हो चुका है या अब शादीशुदा नहीं रहा है, उसको अपनी शादी के दौरान अपने पार्टनर के साथ की गई किसी भी किस्म की बातचीत को बताने के लिए या जाहिर करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। नॉर
ना ही शैल ही बी परमिटेड, ना ही उसको इजाज़त दी जाएगी टू डिस्क्लोज्ड, वाज़ह करने के लिए, ज़ाहिर करने के लिए, एनी सच कम्युनिकेशन, इस तरह की कोई भी बातचीत, और ना ही उसको अपनी शादी के दौरान की गई किसी बात को वाज़ह करने की इजाज़त दी जाएगी। तो ये जो लाइंस अभी तक हमने पढ़ी हैं इनमें 2 पॉइंट है। एक तो किसी भी शख्स को अपने पार्टनर के साथ की गई कम्युनिकेशन ज़ाहिर करने के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा, मजबूर नहीं किया जाएगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर वो ऐसा करना चाहता है तब भी उसको परमिशन नहीं दी जाएगी। अब जो मैं रीड करने लगी हूँ ये एक्सेप्शन है और इसको मैं जो है 2 पॉइंट्स में रीड करूँगी ताकि आप लोगों को दोनों पॉइंट आसानी से समझ आ जाएं। अनलेस यहाँ तक कि द पर्सन, वो शख्स, हु मेड, जिसने की हो, क्या की हो, कम्युनिकेशन की हो, कब की हो, ड्यूरिंग मैरिज की हो, किसके साथ की हो, अपने पार्टनर के साथ की हो, इट्स कंसेंट, अगर वो रजामंदी जाहिर करता है तब, और हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, या जो उसका रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट है उसकी कंसेंट हो जाए। यानी कि 2 बातें हैं, एक तो उस शख्स की कंसेंट जिसने ये बात खुद की है, जिसने कम्युनिकेशन खुद की है, वो कहता है तुम बता दो, हाँ, फिर उसी शख्स का रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, किसका, जिसने वो कम्युनिकेशन की है, जिसने वो बातचीत की है, उसी का ही रिप्रेजेंटेटिव है अदालत में, और वो कह देता है कि ठीक है ये जो कम्युनिकेशन है इसको डिस्क्लोज़ कर दिया जाए। ऐसी सिचुएशन में एक्सेप्शन आ जाती है और अदालत इजाज़त दे देती है। ये जो एक्सेप्शन अभी हमने पढ़ी है ये बिल्कुल ऊपर वाली लाइन की एक्सेप्शन है जिसमें हमें परमिशन की बात बताई गई है, और उसमें हमें कहा गया था कि अगर कोई बताना चाहे तो अदालत परमिशन नहीं देगी, लेकिन वेरी नेक्स्ट हमें ये कह दिया कि अगर वो शख्स खुद इजाज़त दे या उसका जो रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट है वो इजाज़त दे तो फिर अदालत भी इजाज़त दे देगी। अगले एक्सेप्शन है एक्सेप्ट, सिवाय, इन सूट्स, मुकदमात, बिटवीन, दरमियान, मैरिड पर्सन, जो कि शादीशुदा लोगों के दरमियान होते हैं, सिवाय ऐसे मुकदमात के जो कि शादीशुदा लोगों के दरमियान हैं, और प्रोसीडिंग्स, या ऐसी कार्रवाइयाँ, इन विच, जिसमें, वन मैरिड पर्सन, जिसमें एक शादीशुदा शख्स, इज़ प्रोसिक्यूटेड, उस पर मुकदमा है, फॉर एनी क्राइम, किसी जुर्म का, कमिटेड अगेंस्ट द अदर, जो कि उसने अपने दूसरे पार्टनर के खिलाफ किया है। अब ये जो एक्सेप्शन है ये कंपेल्ड करने की जो हमें बात की गई है ये उसकी एक्सेप्शन है। इसमें हमें ये कहा गया है कि अगर तो मुकदमा मियाँ बीवी के दरमियान है तो फिर उनको कंपेल्ड किया जा सकता है कि मुकदमा क्यों है या कोई ऐसी बात जो जानना ज़रूरी हो, और अगर कोई ऐसा मुकदमा है जिसमें एक शख्स ने क्राइम किया है, कोई जुर्म किया है दूसरे पार्टनर के ख़िलाफ़, तो ऐसी सिचुएशन में भी एक्सेप्शन होगी और उसको कंपेल्ड, मजबूर किया जाएगा वो कम्युनिकेशन डिस्क्लोज़ करने के लिए जो उन दोनों ने शादी के दौरान की होंगी। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 6, एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट। सबसे पहले ये आर्टिकल कहता है कि किसी भी शख्स को इजाज़त नहीं कि वो किसी भी रियासती मामले में ऐसा एविडेंस प्रोवाइड करे अदालत को जो कि अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड से लिया गया हो। ऐसा रिकॉर्ड जो कि कॉन्फिडेंशियल हो, उसमें से अगर कोई एविडेंस लिया गया है तो उसकी परमिशन नहीं है अदालत में पेश करने की। लेकिन एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई ऐसा एविडेंस लिया गया है जो कि अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड से लिया गया है पर उसके लिए परमिशन ली गई है, किससे, डिपार्टमेंटल हेड से या डिपार्टमेंटल ऑफिसर से उसकी बाकायदा परमिशन ली गई है, तब उसकी इजाज़त होगी। लेकिन अगर ये परमिशन नहीं है तो फिर ऐसा कोई भी एविडेंस अदालत में पेश नहीं किया जा सकता। नो वन शैल बी परमिटेड टू गिव एनी एविडेंस, किसी भी शख्स को ऐसा सबूत देने की इजाज़त नहीं दी जाएगी डिराइव्ड, जो लिया गया हो फ्रॉम अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, ऐसा रिकॉर्ड जो कि आवाम के सामने पेश ना किया गया हो, रिलेटिंग मुतल्लिका टू एनी अफेयर्स ऑफ स्टेट, जो कि रियासती मामलात के मुतल्लिक हो। किसी भी शख्स को ये इजाज़त नहीं कि वो रियासती मामलात के मुतल्लिक कोई ऐसा सबूत पेश करे जो कि उसने अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड से लिया हो, एक्सेप्ट, सिवाय, विद द परमिशन, इजाज़त के साथ, ऑफ द ऑफिसर, अफसर की, एट द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न, मुतल्लिका महकमे के, हु शैल गिव और विद होल्ड सच परमिशन एज ही थिंक्स फिट, जो इस तरह की इजाज़त देगा या रोकेगा जैसा वो मुनासिब समझे, सिवाय इसके कि ऐसा सबूत डिपार्टमेंटल ऑफिसर की कंसर्न के साथ दिया गया हो
और जो कि इसकी परमिशन दे या ना दे, जैसा वो मुनासिब समझे। नेक्स्ट इस आर्टिकल की एक्सप्लेनेशन है जिसमें ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को मज़ीद इलाबोरेट किया गया है और हमें बताया गया है कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स शामिल होंगे। इन दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल में ऑफिशियल रिकॉर्ड्स सरकारी रिकॉर्ड में रिलेटिंग जो कि मुतल्लिका हैं टू द अफेयर्स ऑफ स्टेट, रियासत के मामलात के, इंक्लूड्स रखते हैं डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज़ कंसर्निंग जो कि मुतल्लिका हैं इंडस्ट्री के और कमर्शियल एक्टिविटीज़ मामलात के, कैरिड ऑन डायरेक्टली जो कि बराह रास्त और इनडायरेक्टली या बिलवासिता तौर पे बाय द फेडरल गवर्नमेंट, वफाकी हुकूमत और प्रोविंशियल गवर्नमेंट या सूबाई हुकूमत और एनी स्टैट्यूटरी बॉडी, कानूनी इदारा और कॉरपोरेशन और कंपनी सेटअप और कंट्रोल्ड बाय सच गवर्नमेंट। इस आर्टिकल में हमें ये बताया गया है कि ऑफिशियल रिकॉर्ड जो कि रियासती मामलात के मुतल्लिक होते हैं उनमें ऐसे डॉक्यूमेंट भी शामिल होंगे जो कि इंडस्ट्रियल कमर्शियल एक्टिविटीज़ के मुतल्लिक होंगे। और ये जो इंडस्ट्रियल कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं जिनको बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट या वफाकी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट का कोई ऐसा इदारा जिसने इन तमाम इंडस्ट्रियल या जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं उसको सेटअप किया हो या उन तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता हो, तो इनके मुतालिक जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनकी तारीफ़ हम ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के तौर पे करेंगे। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। आर्टिकल नंबर 5 एंड आर्टिकल नंबर 6 के लॉ गेट के हवाले से बात की जाए तो इसका जो मेन कंसेप्ट है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिनमें एक्सेप्शन पाई जाती है तो उसकी एक्सेप्शन के मुतल्लिक ही क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, जो कि बेसिक कंसेप्ट भी होता है। तो अगर आपका वो क्लियर है तो कोई भी आर्टिकल आ जाए आपको वो आता होगा। आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी।